हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था और साथ ही में हमने एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस को भी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन के मैकेनिज़्म और उसके टाइप्स के बारे में। और बेसिकली हमें एड्जॉर्प्शन के दो टाइप्स पढ़ने होंगे। एक तो होगा फिज़िकल एड्जॉर्प्शन, जिसको हम फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, और दूसरा होगा केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको हम केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो देखिए, हम एड्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म को स्टार्ट करें उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि ऐसा क्या फिनोमेना है किसी एड्जॉर्बेंट में कि वो केवल सरफेस पे ही अट्रैक्शन शो करता है। ओके, तो देखिए, एड्जॉर्बेंट जिन पार्टिकल से मिलके बना है, सपोज ये किसी एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। ओके, तो देखिए, इस एड्जॉर्बेंट में जो पार्टिकल बल्क में प्रेजेंट है, यानी इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसको जितना अट्रैक्शन फोर्स राइट साइड में लग रहा है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में भी लग रहा है। जितना अट्रैक्शन फोर्स इसको ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ भी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई है। जितना अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में भी है। और आप ये देखेंगे कि इस पार्टिकल पे जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है या जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़ीरो है। ओके, यानी इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो म्यूचुअली बैलेंस्ड हो चुका है। अब देखिए, कोई पार्टिकल जो सरफेस पे है उसको अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ फील होगा, अप्लाई होगा, और बाहर की तरफ रेजिडुअल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो मेंटेन रहेंगे। और इसी रेजिडुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये किसी और पार्टिकल्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करने के में कैपेबल होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन। ओके, सो एड्जॉर्प्शन के पीछे रीजन क्या है? दैट द पार्टिकल ऑन सरफेस possess रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखिए, जब भी एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना प्रोसीड होगा, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, ठीक है। और जब भी कोई अट्रैक्शन बिल्ड होता है तो हीट जो है वो इवॉल्व होती है। जब भी आप किसी अट्रैक्शन को ब्रेक करना चाहते हो तो हीट आपको खर्च करनी पड़ती है, लेकिन जब भी कोई अट्रैक्शन फोर्स बिल्ड होता है तो हीट जो है वो इवॉल्व होती है। यानी जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना है उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि अट्रैक्शन इज बीइंग फॉर्म्ड। ओके, सो देखिए, हम एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गई होगी कि एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखिए, जब भी एड्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, यानी कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है। मान लीजिए ये आपकी एड्जॉर्बेंट की सरफेस है और आपके पास कोई गैस के पार्टिकल्स हैं जो इस सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो देखिए, जब ये गैस एड्जॉर्ब नहीं हुई थी उस कंडीशन में इसका एंट्रोपी का वैल्यू ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही एड्जॉर्प्शन हुआ अब गैस का फ्री मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है। गैसेस उतना फ्रीली अब जो है उसके पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, और आप जानते हो रैंडमनेस के अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। यानी कि एड्जॉर्प्शन के बाद में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि डेल्टा एस का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है।
तो देखिए हमने पढ़ा कि एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव है। क्लास 11 में हम एक इक्वेशन पढ़ते थे गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, जो कि क्या होती थी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और वहाँ हम ये पढ़ते थे कि अगर किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है तो वो प्रोसेस फिजिबल है, यानी वो प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, या फिर उस प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव चाहिए एड्जॉर्प्शन के फिनोमेना को प्रोसीड करवाने के लिए। और एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच ऑलरेडी कैसा है, नेगेटिव है, और डेल्टा एस भी कैसा है, नेगेटिव है। तो माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो गया, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म अपना पॉजिटिव हो गया। तो आप देखिए डेल्टा जी की इक्वेशन में डेल्टा एच वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है और टी डेल्टा एस जो टर्म है वो पॉजिटिव है। अगर आपको डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है तो टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से कम होना चाहिए। अगर टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से इक्वल हो गया तो एड्जॉर्प्शन रुक जाएगा, और अगर टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से ज़्यादा हो गया पॉजिटिव में तो डीसॉर्प्शन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एड्जॉर्प्शन का रिवर्स जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इस स्टेटमेंट को आप फिर से रिपीट करके एक बार सुन लीजिए, जो भी मैंने आपसे डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी के बारे में कहा है। देखिए the adsorption is spontaneous, so delta G must be negative, and it is possible only when delta H is more negative than T delta S. Okay, because T delta S is positive. As the adsorption proceed, delta H becomes less and less negative. क्यों, ऐसा क्यों होगा? मान लीजिए गैसेस यहाँ पे एड्जॉर्ब हुई और एक लेयर बन चुकी है। अब गैसेस की जब दूसरी लेयर बनेगी तो अब कंपैरेटिवली अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, यानी अब जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। देन थर्ड लेयर जब बनेगी तो और भी डेल्टा एच का वैल्यू कम होगा। तो जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन होता जाएगा डेल्टा एच का वैल्यू लेस नेगेटिव होता जाएगा, और एक टाइम आने के बाद में जो एड्जॉर्प्शन है वो स्टॉप हो जाता है। कब? जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का वैल्यू इक्वल हो जाए, यानी उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो चुका है। सो ये था एड्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म के बारे में। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, वाई एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एड्जॉर्प्शन। तो इसका आप आंसर कैसे देंगे? आप कहेंगे कि ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन द अट्रैक्शन फोर्सेस आर बिल्ड बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, एंड ड्यू टू दिस some amount of heat is released, that's why delta H is negative। या फिर आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, देखिए heat of adsorption, during adsorption the surface energy decrease because of decrease in residual force of attraction. This decrease in surface energy appears as heat, hence एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सो जो भी आपको स्टेटमेंट इजी लगता है उसी वे में, उसी लैंग्वेज में आप अपने आप को अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
What is sign of delta H and delta S when a gas is adsorbed? तो डेल्टा H का साइन तो होगा नेगेटिव और डेल्टा S का साइन होगा नेगेटिव। ओके, अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्बेंट्स। आपको एडजॉर्बेंट्स के कुछ एग्जांपल्स देने हैं, तो ये आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे कि चारकोल एक अच्छा एडजॉर्बेंट है। इसके अलावा एनिमल चारकोल भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सिलिका जेल ले सकते हैं, सिलिका जेल। तो ये सब कुछ एडजॉर्बेंट्स के एग्जांपल हैं। निकल मेटल को हम ले सकते हैं, ये H2 का एडजॉर्प्शन करती है। पैलेडियम हम ले सकते हैं, प्लेटिनम हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एडजॉर्बेंट्स हैं। मोलिब्डेनम भी जो है वो एडजॉर्बेंट का काम करता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन को। देखिए 2 टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है, ये मान लीजिए कोई एडजॉर्बेंट है और इसकी सरफेस पे जब एडजॉर्बेट आके एक्यूमुलेट होगा तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स बिल्ड हो रहा है वो वीक अट्रैक्शन फोर्स है, या पर्टिकुलरली वो जो है वो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आप जानते हो कि जो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वन ऑफ द वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। लेकिन वहीं अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, परमानेंट होगा, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन से होगा। और यहाँ पर पे जो एडजॉर्प्शन है वो वीकर है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ पे डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ डिफरेंसेस हैं फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में, जिनको हम क्विकली देख लेते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। मतलब कि चारकोल अगर N2 को एडजॉर्ब कर रहा है तो वो ऑक्सीजन को भी कर रहा है, अमोनिया को भी कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे किसी भी टाइप की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है, ओके, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है और केमिकल बॉन्ड जो बनता है उसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं। किन्हीं भी 2 स्पीशीज़ के बीच में इजीली केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता है, वैलेंसी रूल्स वहाँ पे अप्लाई होंगे। उसके बाद देखिए अट्रैक्शन के टाइप की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीकर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होते हैं, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। रिवर्सिबिलिटी की अगर बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को आप वापस से रिवर्स कर सकते हो इजीली। आप प्रेशर को कम करके रिवर्स कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर को बढ़ा के भी रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ये वाले एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है। जबकि केमिकल रिएक्शन जब होगी या केमिकल बॉन्ड जब बनेगा तो वो इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद में देखिए एंथैल्पी की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि जब भी कोई अट्रैक्शन बिल्ड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ओके। सो यहाँ पर वीक अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होगी, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, इसलिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, 80 to 140 किलोजूल पर मोल। उसके बाद में देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है। मींस फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज होता जाएगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे डिसॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से
बढ़ जाता है। हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो और भी फास्ट होगा। उसके बाद में देखिए लेयर फॉर्मेशन की अगर बात करें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड होता है या मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्ड होता है। एक लेयर बनी, उसके बाद में थोड़ा और रेजिडुअल फोर्स रिमेन रहता है, एक और लेयर बन सकती है, उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बनती है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो जैसे ही केमिकल बॉन्ड्स जो है बन जाएंगे उसके बाद में वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है और उसके बाद में और ज़्यादा एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर बनती है, यूनिलेयर्ड होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। लेकिन इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है। क्या सिमिलरिटी है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। उससे पहले देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो ये कि राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो ये आप बेसिकली उस टेबल को ड्रॉ करके अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो हमने पढ़ा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज होगा क्योंकि वहाँ पे वीक बॉन्ड्स हैं, वंडरवाल बॉन्ड्स हैं। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। लेकिन क्या केमिकल एड्जॉर्प्शन हमेशा इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ में? ऐसा नहीं है। देखिए हम बात करते हैं फिजिसॉर्प्शन की और केमिसॉर्प्शन की। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें टाइम और x/m के बीच में, देखिए x क्या है? x है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट और m क्या है? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी किसी एड्जॉर्बेंट के कितने मास के रेस्पेक्ट में एड्जॉर्बेट का कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हुआ, उसके रेशियो को हम बोलते हैं x/m। बेसिकली x/m का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इस टाइप का कर्व मिलेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन केमिसॉर्प्शन के केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में और टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने लैंग्वेज में नोट कर लेंगे और ये ग्राफ्स भी आप प्लॉट कर लेना। उसके बाद में देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में कोई सिमिलरिटी भी है, तो दो सिमिलरिटीज़ इनके बीच में है। पहली, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फिजिकल और केमिकल दोनों ही एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सरफेस के पास में एड्जॉर्बेट का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा होगा और उनका एक्यूमुलेशन का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, जो एड्जॉर्बेट का सरफेस एरिया है, यानी कितना एरिया ऑफ सरफेस एक्सपोज्ड है, वो जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो फिजिकल और केमिकल दोनों ही एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होंगे। तो दो सिमिलरिटीज़ हुई, एक तो सरफेस एरिया और दूसरा प्रेशर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास दो गैसेस हैं, एक तो है अमोनिया और दूसरा है नाइट्रोजन, और आपने एक एनिमल चारकोल का एक पीस ले रखा है।
ठीक है। अब अमोनिया और नाइट्रोजन में से कौन सी गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी? तो देखिए यहाँ पर अमोनिया गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी या ज़्यादा एक्सटेंट में एड्जॉर्ब होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, हम 11th में पढ़ते थे कि जो अमोनिया गैस है उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, यानी वो पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि N2 जो है उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। ठीक है, तो बताइए अगर कंप्रेस करेंगे तो दोनों में से कौन सी गैस पहले लिक्विफाई होगी? अमोनिया। और लिक्विफिकेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता था उसको हम बोलते थे क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस जितना इजीली लिक्विफाई होगी वो उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्ब भी होगी, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस। और इजीली लिक्विफाई होने का मतलब है हाई टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं वो गैस जिनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू हाई है उनका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया जो है वो इजीली एड्जॉर्ब हो जाएगी कंपेयर टू डाइनाइट्रोजन। तो देखिए इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एड्जॉर्ब मोर इजीली। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना, यहाँ से रीजनिंग या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आपको कोई भी 3 से 4 गैसेस ऑप्शन में देके ये पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल बी इज एड्जॉर्ब्ड। ओके, इसके बाद में देखिए कुछ केसेस में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका एक एग्जांपल है, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना कि जब आप हाइड्रोजन गैस को निकल के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन ऑब्जर्व करते हो तो स्टार्टिंग में वो फिजिकली एड्जॉर्ब होता है, लेकिन जब आप और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो डाई हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ये निकल के साथ परमानेंट बॉन्ड बना लेता है, यानी फिजिक्स ऑप्शन से केमिस्ट ऑप्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और हाई टेम्परेचर पे केमिकल एड्जॉर्प्शन है। तो इस एग्जांपल को आप ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लीजिए इस सिलेंडर में आपने कोई गैस ए ले रखी है, ठीक है, और इस गैस का मान लीजिए 1 मोल आपने ले रखा है। सेम ऐसा ही एक और सिलेंडर भी है, इसमें भी आपने सेम गैस ए ले रखी है और उसका 1 मोल अमाउंट ले रखा है। इस केस में यहाँ जो प्रेशर है और यहाँ जो प्रेशर है वो इक्वल है, यानी P1 इक्वल है P2 के। अब हम क्या करते हैं, हमने कल पढ़ा था कि अगर हम एड्जॉर्बेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि गैसेस जो है वो एड्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कंटेनर में चारकोल का एक टुकड़ा जो है, एक लार्ज पीस जो है वहाँ पे रख दिया, और सेकंड कंटेनर में हमने उस चारकोल को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दिया। दोनों ही जो अमाउंट है, मास है चारकोल के, वो इक्वल है। ओके, सो गैस भी इक्वल है, गैस का अमाउंट भी इक्वल है, स्टार्टिंग में प्रेशर भी इक्वल है दोनों का, और दोनों ही कंटेनर में जो हमने चारकोल का अमाउंट रखा है वो भी इक्वल है। तो बताइए क्या इक्वल एड्जॉर्प्शन होगा या कंटेनर ए में एड्जॉर्प्शन बी से ज़्यादा होगा?
या फिर कंटेनर ए में बी से कम एड्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व होगा कि जो कंटेनर ए है उसमें बी के कंपैरिजन में कम एड्जॉर्प्शन होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपने चारकोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो अब इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, और सरफेस एरिया मिलियंस ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि ये चारकोल का कोई ब्लॉक है, ठीक है। अब ये एड्जॉर्ब कहाँ कहाँ कर सकता है? किसी एड्जॉर्बेट को इधर कर सकता है, इस सरफेस पे कर सकता है, यहाँ यहाँ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो ये बेसिकली एक्सपोज्ड सरफेसेस पे एड्जॉर्प्शन कर सकता है। लेकिन जब आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो इस पाउडर का एक जो पार्टिकल है वो अपने चारों तरफ एड्जॉर्प्शन कर सकता है। यानी इसके बल्क में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, पाउडर्ड होने के बाद में वो भी सरफेस एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही रीज़न है कि एड्जॉर्बेंट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखते हो जो लेदर बैग में सिलिका जेल आता है वो ब्लॉक के फॉर्म में आता है या पाउडर्ड फॉर्म में आता है? वो छोटे छोटे पाउडर्ड क्रिस्टल के फॉर्म में आता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स को वो एब्जॉर्ब कर पाए। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।